सत्ता में, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जिनकी छवि यू टर्न चैंपियन की हो चुकी है, जिन्होंने अपने एक और फैसले से दुनिया को यह बता दिया है कि यू टर्न लेने की रेस में वो सबसे आगे हैं। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका मुश्तबा वाला डर एक बार फिर डिकोड हो गया है। वैसे भी ट्रंप व्यापार नीति, कूटनीति और युद्ध नीति में लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है, अब तो उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान के तेवर और ताकत ने ट्रंप की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। 24 घंटे पहले सोशल मीडिया से लेकर सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा हो रही थी कि ट्रंप सिचुएशन रूम वाली मीटिंग में क्या फैसला लेंगे। ईरान पर बड़ा हमला होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका तुरंत ईरान पर कोई हमला नहीं करने वाला है। सवाल यही है कि ट्रंप ने अचानक फैसला क्यों टाला। आज इस खबर के हर पहलू का हम विश्लेषण करेंगे। आप जानिए कैसे अमेरिका की युद्ध नीति पर ईरान की युद्ध नीति हावी होती हुई दिख रही है। दो तस्वीर से पूरी कहानी को आप समझिए। एक तरफ ट्रंप के तेवर नरम नरम हैं, दूसरी तरफ ईरान की तैयारी बम बम है। ट्रंप ने सैन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई, सिचुएशन रूम में ईरान पर मंथन किया, सारी तैयारियों के बाद अचानक हमले को टाल दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान में गली गली युद्ध वाली तैयारी हो रही है। साथ में ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या वाला बिल लाने की तैयारी भी हो रही है। बमबाज ट्रंप और नेतन्याहू के लिए बिल बम वाली खबर आज की तारीख में ट्रेंड हो रही है। इसकी वजह से ईरानी संसद में सुपारी देने वाली संवैधानिक तैयारी। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। देखा जाए तो एक तरफ से अमेरिका ईरान पर हमले का फैसला टाल रहा है, दूसरी तरफ ईरान बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। IRGC फुल एक्शन मोड में है। ना तो अमेरिका की शर्तों को मानने को वो तैयार है, ना ही एक कदम भी पीछे हटने को तैयार है। संसद वाली तैयारी ईरान के तेवर को बयां कर रही है। खबर यह है कि ईरान की संसद में बिल लाने की तैयारी हो रही है। इस बिल का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई। इसमें क्या प्रस्ताव है आप ये भी जानिए। यह कहा गया है कि ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ईरानी सांसद महमूद नवाबियान ने दावा भी किया है कि संसद में जल्द इस बिल पर वोटिंग हो सकती है। इस बिल के मकसद को भी आप जान लीजिए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेना। इसके अलावा ईरान के टॉप सैन्य और राजनीतिक नेताओं की मौत का भी बदला लेना। सवाल यही है कि बार बार धमकी देने वाले ट्रंप ने अचानक हमला नहीं करने का फैसला क्यों लिया। इनसाइड स्टोरी यह है कि पश्चिम एशिया के 3 देशों के कहने पर ट्रंप को हमला टालना पड़ा। आखिरी वक्त में UAE, सऊदी अरब और कतर के कहने पर ट्रंप ने अपना प्लान चेंज किया। इन देशों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि ईरान जल्द डील के लिए तैयार हो जाएगा। इन दलीलों का अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ट्रंप के फैसले पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसे हमले को टालना नहीं कहते हैं बल्कि पीछे हटना कहते हैं। अरब के देश जहां अमेरिका बेस है, वहां ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति से डरते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईरान का नया प्रस्ताव कमजोर है, लेकिन बातचीत की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका की इस सॉफ्ट नीति के बीच ईरान के तेवर तल्ख है। ईरान की ओर से ये कहा गया है कि नए हमले का और बड़ा जवाब दिया जाएगा। बातचीत करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात, ट्रंप की ओर ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की मौजूदा रणनीति की अगर बात करें तो 3 बड़ी बातें हैं। पहली ये कि अमेरिका अभी सीधा और पूर्ण युद्ध शुरू करने के पक्ष में नहीं है। फिलहाल नौसैनिक दबाव, आर्थिक नाकाबंदी और सीमित सैन्य तैयारी पर फोकस है। अमेरिकी नौसेना अब भी ईरान से जुड़े जहाजों की निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास IRGC ने नेवी तैनाती को बढ़ाया है। ड्रोन, मिसाइल और तेज हमला करने वाली छोटी नौकाओं की गतिविधि बढ़ाई है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत, खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस और तेल मार्ग को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सभी रणनीतिक और कूटनीतिक हलचल के बीच एक बड़ी खबर चीन से भी आई है। ट्रंप के बाद अब शी जिनपिंग पुतिन से मिलने वाले हैं। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि इसके मायने क्या हैं? क्या ये ट्रंप के लिए कूटनीतिक झटका है
क्योंकि ईरान पर चीन के साथ ट्रंप की कोई भी सकारात्मक बात नहीं हुई, ना ही कोई समाधान निकला। आपको सिर्फ 40 सेकंड में इस मुलाकात के संकेतों और संदेशों को आइए समझाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के 2 दिन के दौरे पर हैं। बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ बैठक होगी। जिनपिंग के साथ कई मुद्दों पर बात होगी। चीन के साथ कई समझौते हो सकते हैं। आपको बताते हैं कि किन मुख्य मुद्दों पर बात हो सकती है। ईरान अमेरिका तनाव, परमाणु समझौता, रूस यूक्रेन जंग, ताइवान से तनाव, सुरक्षा और सैन्य सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर बात हो सकती है। बड़ी बात यह है कि 2013 से अब तक 40 से ज्यादा बार जिनपिंग और पुतिन में मुलाकात हो चुकी है। ये दोस्ती अमेरिका के लिए क्या मायने रखती है, ये बड़ा सवाल है। अब वो चिंता कार्ड जो सीधे उनकी जेब से जुड़ा है, इसमें पेट्रोल और डीजल वाली आग है, जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार लगी है। आपके लिए महंगाई का नया झटका यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे का इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई कीमतें भी आज से लागू हो चुकी हैं। इसने फिर सियासत में घी डालने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों के तीर छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार ने तर्कों वाले तीर से दिया है। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। इससे पहले 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था और अब 4 दिन के बाद जनता को एक और झटका लगा है। इस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में तकरीबन 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या पेट्रोल डीजल वाले झटके की ये सिर्फ दूसरी किस्त है? क्या अभी तेल की कीमतों में आग बाकी है? तेल कंपनियां इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी आपकी जेब को और जला सकता है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 वर्षों यानी 2022 के बाद पहली बार 15 मई को बढ़ी और लगातार दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब भी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल डीजल पर 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 15 मई की बढ़ोतरी से पहले 1000 करोड़ था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अब भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। और अभी तक जो दाम बढ़े हैं वो असल में आवश्यक वृद्धि का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ये सवाल लोगों को डरा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को 2022 की याद क्यों आ रही है, वो समझिए। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी थी और तब 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 15 दिनों में तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 13 बार कीमतें बढ़ाई थी। इनमें से 10 दिन रोज सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए गए थे और 15 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा हुआ था। इस बार भी तेल कंपनियां लगातार अपना नुकसान वाला दर्द सुना रही हैं। तो इस बार क्या होगा? देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे हो गए हैं। अरे क्या कहेंगे, जो मोदी जी करें, सर आंखों पर सब सब झेलने के लिए तैयार है, सब तैयार। अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल तकरीबन 110 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना, ये गरीब जनता अगर जो 500 रुपये रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपये का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपये कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या? ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में है ना, देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। और जब तक थोड़ी बहुत कड़वी गोली नहीं खाओगे विकास कैसे होगा? अगर 10-20 रुपये और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्या, सभी की जेब पे असर पड़ने वाला है। सारी महंगाई बढ़ेगी, सारा सामान महंगा बढ़ेगा। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है, सभी के लिए मुश्किल है। सब महंगाई तो हर जगह बढ़ी है, तो पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जो माहौल है हर जगह पे बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, फिर भी इंडिया में लेट बढ़े हैं। कुछ बोल नहीं सकते, अभी वापस बढ़ सकते हैं, कोई चांसेस नहीं। अभी क्या करेंगे, इमरजेंसी जाना है तो
अब ये समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असली विलन कौन है। जवाब है अमेरिका ईरान का युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल वाला तनाव है। युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल के दाम 50% से ज्यादा बढ़े हैं। बड़ी बात यह है कि भारत जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 50% कच्चा तेल हॉर्मूज से आता है, जो युद्ध की वजह से लगभग लॉक्ड है। तर्क यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां प्रेशर में थीं, इसीलिए उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए अपने दाम बढ़ाए। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सियासी आग लगी है। राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान वाला अलार्म बजाया है, तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत ख़राब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है, इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिटेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े हो। विपक्ष महंगे पेट्रोल वाले आरोपों से सरकार को घायल कर रहा है, तो सरकार भी तर्कों के तीर निकाल कर लाई है। सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के युद्ध काल में कई मौके ऐसे आए जब कच्चे तेल की कीमत $120 के पार गई। तब दूसरे देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ जनता पर डाला, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई। इस दौरान केंद्र ने 2021 से 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की। जनता पर बोझ डालने वाले आरोपों पर सरकार का तर्क है कि मार्च 2026 में जो भारी कटौती पेट्रोल डीजल के टैक्स में की गई थी, उससे लगभग 30,000 करोड़ का बोझ केंद्र ने उठाया और अब भी कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का तर्क यह है कि जहां अमेरिका, यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 से 100% तक का इजाफा हुआ है, वहीं भारत में इस युद्ध काल में सिर्फ 4% के आसपास की बढ़ोतरी की गई। जो दिखता है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जनता पर सीधे बोझ डालने से बचने की कोशिश की है। विपक्ष के महंगे पेट्रोल डीजल वाले आरोपों के जवाब में सरकार ने वैट वाला तीर भी चलाया है। उसका कहना है कि केंद्र का एक्साइज टैक्स पूरे देश में समान है, फिर भी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होने की वजह है राज्यों का अपना टैक्स, जिसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जैसे कुछ राज्यों में वैट 30% से अधिक है, जिससे कीमतें ज्यादा हैं। इनमें तेलंगाना और केरल जैसे इंडिया गठबंधन की सत्ता वाले राज्य भी शामिल हैं, जहां पेट्रोल के दाम 107 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है, जबकि गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे राज्यों में कीमतें 97 रुपए या उससे नीचे हैं, क्योंकि वहां वैट कम है। सरकार का कहना है कि 27 मार्च 2026 को जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, तो बीजेपी शासित राज्यों ने तुरंत टैक्स में भी बदलाव किया, जिससे जनता को फायदा मिला। जबकि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सत्ता वाले राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये सियासी तर्क आपस में टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं। साथ ही जनता का तेल वाला तनाव अब भी बना हुआ है। सत्ता में न्याय की कुंजी खोलते हैं, जिसमें खबर सुप्रीम कोर्ट से है और आज जो खबर है वो डॉग लवर्स को दुखी कर रही है। वो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। मामला सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा और ये कहा कि आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस से हटाना होगा। हालांकि आज के फैसले में कोर्ट ने राज्यों के लिए कुछ नए निर्देश भी दिए, लेकिन 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया कि आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश ही लागू रहेगा।
कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा का मामला है। अदालत ने आवारा कुत्तों के हमले की समस्या चिंताजनक है ये बताया। ये भी कहा कि मानव जीवन के खतरे को देखते हुए अगर जरूरी लगे तो रेबीज से संक्रमित, बीमार, पागल और खतरनाक कुत्तों को मृत्यु भी दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सारे आवेदन खारिज कर दिए। कोर्ट ने पिछले साल सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। फैसला सुनाते हुए जजों ने कड़ी टिप्पणी भी की, जिसमें राज्यों के लिए चेतावनी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में रेबीज की वजह से कई लोगों की मौत हुई। बच्चों, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। हम आंख नहीं मूंद सकते। राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल का पालन करना चाहिए। पिछले आदेशों का राज्यों ने ठीक से पालन नहीं किया। अगर राज्यों ने आदेश का पालन नहीं किया तो उन पर अवमानना की कार्रवाई होगी। आज आदेश देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों में कुत्तों के काटने के आंकड़े भी दिए। कोर्ट ने कहा राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 महीने में कुत्तों के काटने से 1084 घटनाएं सामने आईं। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गईं। सूरत में एक जर्मन पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को यह आदेश दिया था कि वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और खेल के मैदान जैसी जगह से आवारा कुत्तों को हटाएं। बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया था। आज के आदेश में राज्यों के लिए कुछ नए निर्देश भी जोड़े गए। कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके सही तरीके से लागू करें। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। सामान्य तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर और सख्त कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई रोकने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। एनएचएआई नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बाद से ही स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी। आज जब डॉग लवर्स को राहत नहीं मिली तो खूब बयान भी आ रहे हैं। सरकार ने सेंटर्स नहीं खोले, एबीसी सेंटर्स नहीं खोले, कहीं से अगर निकालते भी तो सड़क पर आ जाते। सबसे पहले तो हमें चिंता है कि हम सड़क पर चलते चलते सुरक्षित अपने आप को समझते नहीं। तो अगर मैं सारे रेलवे स्टेशन और इधर उधर से कुत्ते सड़क पर डाल दूं तो क्या मेरी जान सुरक्षित हो जाएगी? और चिंता होगी मुझे। इससे अच्छा कि आप सबसे पहले व्यवस्थाएं बनाएं, उस व्यवस्था के बाद देखा जाएगा। किसी राज्य ने कोई काम नहीं किया? आप लोगों ने ये देखा हो? दिल्ली तक ने भी काम नहीं किया। दिल्ली ने भी एक तनिक सा भी शेल्टर नहीं बनाया, एक एबी सेंटर नहीं बढ़ाया, एक एबी सेंटर को बदला नहीं। सबके सब घटिया से घटिया चल रहे। किसी में सुएज नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में उनके रिश्तेदार चला रहे हैं और उठा करके इधर से उधर फेंक रहे हैं। जो डॉग अटैक और डॉग बाइट के केसेस से लगातार प्रॉब्लम में थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई गंभीर बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं, तो उन सब के जीवन को बचाने का एक सकारात्मक कदम के द्वारा प्रयास किया गया है। बहुत दुखी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा ऑर्डर निकाला है। इससे क्या होएगा? क्रूरटी बढ़ेगी, लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को सोसाइटी में। हमारा जो भारत देश है उसमें जो हमें सिखाया जाता है कि एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की, सर वो कहाँ गया? जो हमारे कुछ संस्कृति है सर वो कहाँ गया? आज कोर्ट ने स्टेट्स और यूटीज़ को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि चीफ सेक्रेटरीज और रेलेवेंट सेक्रेटरीज को ये सुनिश्चित करना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एबीसी सेंटर हो, हर एबीसी सेंटर में ट्रेंड मैन पावर हो, इक्विपमेंट हो, वो एक प्रोटोकॉल्स जो AWBI द्वारा सेटअप किए गए हैं। अगली खबर भारत की वैश्विक रणनीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी से जुड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों वियतनाम के दौरे पर हैं, जहां भारत और वियतनाम के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हनोई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
इस दौरान दोनों देशों के बीच AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अहम समझौता भी हुआ। साथ ही दोनों नेताओं ने वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में नई लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन की जयंती पर उनके समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम की दोस्ती साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित है। मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। अब आंतरिक भारत की खबर, जिसमें आज एक बड़ा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान किया कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। खास बात यह है कि उन्होंने ये ऐलान उस बस्तर से किया जहां कभी नक्सलियों की सत्ता चलती थी। गृह मंत्री ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि बस्तर, छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। बस्तर में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक भी हुई। इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। सत्ता की अगली खबर बंगाल से है, जहां राजनीतिक बवाल अलग अलग रूप में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ सरकार का बुलडोजर एक्शन है तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का यू टर्न। कुछ विपक्षी नेता तो सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले पर ऐसे बिछे जा रहे हैं जैसे वो उन्हीं की पार्टी के नेता हों। हमने बंगाल सरकार के एक्शन और विपक्ष के यू टर्न दोनों पर सत्ता की कुंजी बनाई है। पहले बात यू टर्न की, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा क्षेत्र है फाल्टा। यहां चुनाव के दौरान कई ईवीएम पर टेप चिपकाने की शिकायत के बाद रीपोलिंग के आदेश दिए गए थे। अब जब 2 दिन बाद यहां वोटिंग है तो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसकी चर्चा हो रही है कि खुद को फिल्मी पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान आखिर क्यों झुक गए हैं, चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जहांगीर खान ने फिल्म पुष्पा का मशहूर संवाद पुष्पा झुकेगा नहीं कहकर चुनाव आयोग के अधिकारी को चुनौती दी थी। लेकिन अब जब चुनाव हो रहा है तो ये पुष्पा झुक गया। और तो और सीएम शुभेंदु अधिकारी की स्तुति कर रहा है। जहांगीर खान ने कहा है कि फाल्टा को विशेष पैकेज मिला है, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना अब जरूरी नहीं है। जहांगीर खान के झुकने पर अब राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अब सब झुक रहे हैं, एजेंट झुक गया, बॉस भी झुकेगा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তার খেলা তো ওরা শুরু করেছে। আমি ফলতার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, সুস্থতার স্বার্থে, সোনার ফলতা গড়ার স্বার্থে আমি 21শে মে ইলেকশন থেকে নিজেকে কন্টেস্টে সরি। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। তোমার দেখা নাই রে ভাইপো বাবুর দেখা নাই,
তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस। इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द पार्टी, बट द पार्टी विल डेफिनेटली कंसीडर द मैटर and give their opinion regarding same. We have to find out if there was an atmosphere of fear created by the ruling party in the place. 10 साल से किसी को वोट नहीं दिया, डाल दिया, सब लोग वहाँ पे रिगिंग चलता था, और ये लोग का 80 MLA है, उसके बाद भी ये लोग हाथ उठा रहे, सरेंडर कर रहे। आप सोच लीजिए पार्टी का क्या सिचुएशन हो गया है। हालांकि टीएमसी जहांगीर खान के ना झुकने से झुकने वाली घटना पर थोड़ी साइलेंट है। टीएमसी का कहना है कि ये उनका निजी मामला है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, कई जगह दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, बावजूद उनके कार्यकर्ता डरे नहीं। लेकिन कुछ लोग दबाव में आकर मैदान छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यानी जहांगीर खान के झुकने से टीएमसी खुश नहीं है। वैसे जहांगीर खान टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के काफी करीबी हैं। अगली खबर पश्चिम बंगाल में एक फुटबॉल स्टैचू को हटाने पर हो रही राजनीतिक विवाद की है। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर एक स्टैचू लगा है। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले स्टेडियम के आधुनिकीकरण के दौरान इसे लगाया गया था। इस स्टैचू में एक फुटबॉल खिलाड़ी के पैरों और फुटबॉल को एक अमूर्त शैली में दिखाया गया है। इस स्टैचू में पैर तो है लेकिन शरीर नहीं है। इसे आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कह सकते हैं। बंगाल की नई सरकार ने इस स्टैचू को हटाने का फैसला लिया है। विवाद इसलिए है क्योंकि इसे खुद तब की सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद इसे हटाने की मांग शुरू हो गई थी। 2 दिन पहले कोलकाता डर्बी मैच के बाद बंगाल के खेल मंत्री निशित प्रामाणिक ने इस स्टैचू को भद्दा, अजीब और बेतुका बताते हुए इसे हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये मूर्ति फुटबॉल संस्कृति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है और जल्द ही इसे हटाकर नई कलाकृति लगाई जाएगी।